नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास प्रेमाश्रम का अगला भाग लेकर। तो आइए इसका कथानक प्रारंभ करते हैं। इसके पहले 2 कथानक इसमें हो चुके हैं, 2 अंक। अब आगे का तीसरा अंक आज है। ये जो 2 अंक हो चुके हैं ये आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे इसी चैनल पर, तो सुनिएगा अवश्य। प्रभाशंकर ये बातें न सुन सके, उठकर बाहर चले गए। बड़ी बहू मोर्चे पर अकेली ठहर न सकी, घर में चली गई, लेकिन ज्ञान शंकर वहीं बैठे रहे। उनके हृदय में एक दाह सी हो रही थी। इतनी निष्ठुरता, इतनी कृतज्ञता। मैं कमीना हूँ, मैं दुश्मन हूँ, मेरी सूरत देखना पाप है। जिंदगी भर हमको नोचा खसोटा, आज ये बातें। देखता हूँ घमंड इनका कब तक रहता है। इसे तोड़ न दिया तो कहना। ये लोग सोचते होंगे मालिक तो हम हैं, कुंजियाँ मेरे पास हैं, जो देंगे वही तो लेगा। एक एक चीज़ का आधा करा लूँगा। बुढ़िया के पास ज़रूर रुपए हैं, पिता ने सब कुछ इन्हीं लोगों पर तो छोड़ दिया था। इसने काट कपट कर 10-20 हज़ार जमा कर लिए हैं, बस उसी बात का घमंड है और कोई बात नहीं। द्वेष में दूसरों को धनी समझने की विशेष चेष्टा होती है। ज्ञान शंकर इन कुकल्पनाओं से भरे बाहर आए तो चाचा को दीवान खाने में मुंशी इजाद हुसैन से बातें करते पाया। ये मुंशी ज्वाला सिंह के इजलास के अहलमद थे, बड़े बातूनी, बड़े चलते पुर्जे। कह रहे थे आप घबराए नहीं, खुदा ने चाहा तो बाबू दया शंकर विदाक बरी हो जाएंगे। मैंने महरी की मार्फत उनकी बीवी को ऐसा चंग पर चढ़ाया है कि वह दरोगा जी को बिना बरी कराए डिप्टी साहब का दामन नहीं छोड़ेगी। 200-200 रुपये खर्च हो जाएंगे, मगर क्या मुजायका, आबरू तो बच जाएगी। अकस्मात ज्ञान शंकर को वहाँ देखकर कुछ झेप गए। प्रभाशंकर बोले, रुपए कितने दरकार हो ले जाएं, आपकी कोशिश से बात बन गई तो हमेशा आपका शुक्र गुजार रहूँगा। इजाद हुसैन ने ज्ञान शंकर को देखते हुए कहा, बाबू ज्वाला सिंह दोस्ती का कुछ हक तो ज़रूर ही अदा करेंगे। जवान से चाहे कितने ही वे नियाज बने, लेकिन दिल में वह आपका बहुत लिहाज करते हैं। मैं भी इस पर खूब रंग चढ़ाता हूँ। कल आपका जिक्र करते हुए मैंने कहा, वह 2-3 दिन से दाना पानी त्याग किए हुए हैं। ये सुनकर गौर करने लगे। उसके बाद अंदर उठकर चले गए। प्रभाशंकर ने मुंशी को श्रद्धापूर्ण नेत्रों से देखा, पर ज्ञान शंकर ने तुच्छ दृष्टि से देखा और ऊपर चले गए। विद्यावती उनकी राह देख रही थी। बोली, आज देख क्यों रहे हो? भोजन तो कभी से तैयार है। बोले, आज देर क्यों की? भोजन तो कभी से तैयार है। ज्ञान शंकर ने उदासीनता से कहा, क्या खाऊं? कुछ मिले भी? मालिक और मालकिन दोनों ने आज से मेरा निपटारा कर दिया। उन्हें मेरी सूरत देखने से पाप लगता है। ऐसों के साथ रहने से तो मर जाना अच्छा है। विद्यावती ने सशंक होकर पूछा, क्या बात हुई? ज्ञान शंकर ने इस प्रश्न का उत्तर विस्तार के साथ दिया। उन्हें आशा थी कि इन बातों से विद्या की शांत प्रियता को आघात पहुँचेगा, किंतु उन्हें कितनी निराशा हुई जब उसने सारी कथा सुनने के बाद कहा, तुम्हें ज्वाला सिंह के यहाँ चले जाना चाहिए था। चाचा जी की बात रह जाती। ऐसे ही अवसरों पर तो अपने पराये की पहचान होती है। तुम्हारी ओर से आनाकानी देखकर उन लोगों को क्रोध आ गया होगा। क्रोध में आदमी अपने मन की बात नहीं कहता, वह केवल दूसरों के दिल दुखाने की बात कहता है। ज्ञान शंकर खिन्न होकर बोले, तुम्हारी बातें सुनकर जी चाहता है कि अपना और तुम्हारा सिर फोड़ लूं। उन लोगों के कटु वाक्यों को फूल पान समझ लिया तुमने। उन लोगों के कटु वाक्य को फूल पान समझ लिया। मुझी को उपदेश देने लगी। मुझे तो लज्जा आ रही है कि उस गुर्गे इजाद हुसैन ने मेरी तरफ से जाने क्या कहा होगा। तुम मुझे सिफारिश करने की शिक्षा देती हो। मैं ज्वाला सिंह को जता देना चाहता हूँ कि इस विषय में मैं सर्वथा स्वतंत्र हूँ। गरजमंद बनकर उनकी दृष्टि में नीचा बनना नहीं चाहता। विद्या ने विस्मित होकर पूछा, क्या उनसे ये कहने जाओगे? ज्ञान शंकर, अवश्य जाऊँगा। दूसरे की आबरू के लिए अपनी प्रतिष्ठा क्यों खोऊं? विद्या, भला वह अपने मन में क्या कहेंगे? क्या इससे तुम्हारा द्वेष न प्रकट होगा? ज्ञान शंकर, तुम मुझे जितना मूर्ख समझती हो उतना हूँ नहीं। मुझे मालूम है कौन बात किस ढंग से करनी चाहिए। विद्या चिंतित नेत्रों से भूमि की ओर देखने लगी।
मुझसे पति की संकीर्णता पर खेद हो रहा था, लेकिन कुछ और कहते डरती थी कि उसकी दुष्कामना और भी दृढ़ न हो जाए। इतने में दयाशंकर की स्त्री भोजन करने के लिए बुलाने आई। उधर श्रद्धा ने जाकर बड़ी बहू को मनाना शुरू किया। विद्या ने लाला प्रभाशंकर को मनाने के लिए तेज शंकर को भेजा, पर इनमें कोई भी भोजन करने न उठा। प्रभाशंकर को ये गिलान हो रही थी कि मेरी स्त्री ने ज्ञान शंकर को अप्रिय बातें सुनाई। बड़ी बहू को शौक था कि मेरे पुत्र का कोई हितैषी नहीं, और ज्ञान शंकर को ये जलन थी, ये लोग मेरा खाकर मुझी को आंखें दिखाते हैं। क्षुधाग्नि के साथ क्रोधाग्नि भी भड़क जाती है। विवाद में हम बहुधा अत्यंत नीतिपरायण बन जाते हैं, पर वास्तव में इससे हमारा अभिप्राय यही होता है कि विपक्षी की जबान बंद कर दें। इन चंद घंटों में ही ज्ञान शंकर की नीतिपरायणता ईर्ष्याग्नि में परिवर्तित हो चुकी थी। जिस प्राणी के हित के लिए ज्वाला सिंह से कुछ कहना उन्हें असंगत जान पड़ता था, उसी अहित के लिए वे वहाँ जाने को तैयार हो गए। उन्होंने इस प्रसंग में सारी बातें मन में निश्चित कर ली थी। इस प्रश्न को ऐसी कुशलता से उठाना चाहते थे कि नियत का पर्दा न खुलने पाए। दूसरे दिन प्रातःकाल ज्यों ही 9 बजे ज्ञान शंकर ने पैर गाड़ी संभाली, घर से निकले। द्वार पर लाला प्रभाशंकर अपने दोनों पुत्रों के साथ टहल रहे थे। ज्ञान शंकर के ने मन में कहा, बुढ़ा 60 वर्ष का हो गया, पर अभी तक वही जवानी की ऐंठ है। कैसा अकड़ कर चलता है। अब देखता हूँ मिश्री और माखन कहाँ मिलता है। लौंडे मेरी ओर कैसे घूर रहे हैं, मानो निगल जाएंगे। वर्षा का आगमन हो चुका था। घटा उमड़ी हुई थी, मानो समुद्र आकाश पर चढ़ गया हो। सड़कों पर इतना कीचड़, ज्ञान शंकर की पैर गाड़ी मुश्किल से निकल सकी। छींटों से कपड़े खराब हो गए। उन्हें म्यूनिसपैलिटी के सदस्यों पर क्रोध आ रहा था। सब के सब स्वार्थी, खुशामदी और उचक्के हैं। चुनाव के समय भिखारियों की तरह द्वार द्वार घूमते फिरते हैं, लेकिन मेंबर होते ही राजा बन बैठते हैं। कठिन तपस्या का फल ये निर्वाण पद प्राप्त हो जाता है। ये बड़ी भूल है कि मेंबरों को एक निर्दिष्ट काल के लिए रखा जाता है। वोटरों को अधिकार होना चाहिए कि जब किसी सदस्य को जी चुराते देखें तो उसे पदच्युत कर दें। ये मिथ्या है कि उस दशा में कोई कर्तव्यपरायण मनुष्य मेंबरी के लिए खड़ा नहीं होगा। जिन्हें राष्ट्रीय उन्नति की धुन है, वे प्रत्येक अवस्था में जाति सेवा के लिए तैयार रहेंगे। मेरे विचार में जो लोग सच्चे अनुराग से काम करना चाहते हैं, वे बंधन से और भी खुश होंगे। इससे उन्हें अपनी अकर्मण्यता से बचने का एक साधन मिल जाएगा। यदि हमें जाति सेवा का अनुराग नहीं, तो म्यूनिसिपल हॉल में बैठने की तृष्णा क्यों है? क्या इससे इज्जत होती है? सिपाही बनकर कोई लड़ने से जी चुराए, ये उसकी कीर्ति नहीं, अपमान है। ज्ञान शंकर इन्हीं विचारों में मग्न थे कि ज्वाला सिंह का बंगला आ गया। वह घोड़े पर हवा खाने जा रहे थे। साइस घोड़ा कैसे खड़ा था। ज्ञान शंकर को देखते ही बड़े प्रेम से मिले, इधर उधर की बातें करने लगे। उन्हें भ्रम हुआ कि ये महाशय अपने भाई की सिफारिश करने आए होंगे, इसलिए उन्हें इस तरह बातों में लगाना चाहते थे कि उस मुकदमे की चर्चा ही न आने पाए। उन्हें दयाशंकर के विरुद्ध कोई सबल प्रमाण न मिला था। वह ये बात जानते थे कि दयाशंकर का जीवन उज्जवल नहीं है, परंतु ये अभियोग सिद्ध न होता था। उनको बरी करने का निश्चय कर चुके थे। ऐसी दशा में वह किसी को ये विचार करने का अवसर नहीं देना चाहते थे कि मैंने अनुचित पक्षपात किया है। ज्ञान शंकर के आने से जनता के संदेह की पुष्टि हो सकती थी। जनता को ऐसे समाचार बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। अर्दली और चपरासी अपना गौरव बढ़ाने के लिए ऐसी खबरें बड़ी तत्परता से फैलाते हैं। बोले, कहिए आपके आसामी सीधे हो गए? ज्ञान शंकर, जी नहीं, उन्हें काबू में करना इतना सहज नहीं है। चाचा साहब ने उन्हें सीट पर चढ़ा दिया। मैं इधर ऐसे झमेले में पड़ा रहा कि उस विषय में कुछ बात करने का अवकाश ही न मिला। ज्वाला सिंह डरे की भूमिका तो नहीं है। तुरंत पहलू बदल कर बोले, भाई साहब, मैंने ये नौकरी क्या कर ली, एक जंजाल सिर ले लिया। प्रातःकाल से संध्या तक सिर उठाने की फुर्सत नहीं मिलती। बहुधा 10-11 बजे रात तक काम करना पड़ता है। इतना ही होता है तो भुगत भी लेता। इसके साथ चिंता भी लगी रहती है कि ऊपर वाले खुश रहें। आप जानते ही हैं, अब की वर्षा बहुत हुई। मेरे इलाके के सैकड़ों गांव में बाढ़ आ गई। खेतों का कहना ही क्या, किसानों की झोपड़ियां तक बह गईं। जमींदारों ने आधी मालगुजारी की
छूट की प्रार्थना की है। ये सर्वथा न्याय के अनुकूल है, किंतु हाकिमों की ये इच्छा मालूम होती है कि इन दरखास्तों को दाखिल दफ्तर कर दिया जाए। यद्यपि वह प्रत्यक्ष ऐसा नहीं करते, पर हानियों की जांच में इतनी बाधाएं डालते हैं कि जांच व्यर्थ हो जाती है। अब यदि मैं जानकर अनजान बनूं और स्वच्छंदता से जांच करूं, तो अवश्य ही मुझ पर फटकार पड़ेगी। लोग संदेह की दृष्टि से देखने लगेंगे। यहाँ की हवा ही कुछ ऐसी बिगड़ी हुई है कि मनुष्य अन्याय से किसी भांति नहीं बच सकता। अपने अन्य सहवर्गियों की दशा देखकर बस यही इच्छा होती है कि इस्तीफा देकर घर की राह लूं। मनुष्य कितना स्वार्थ प्रिय, कितना चापलूस बन सकता है, इसका यहाँ से उत्तम उदाहरण और कहीं नहीं मिल सकेगा। यदि साहब बहादुर जरा सा इशारा कर दें कि आमदनी के टैक्स की जांच अच्छी तरह की जाए, तो विश्वास मानिए हमारे मित्रगण 2 ही दिन में टैक्स को बढ़ाकर दुगना तिगुना कर देंगे। यदि इशारा हो जाए कि अब की तकाबी जरा हाथ रोक दी जाए, तो समझ लीजिए कि बंद हो जाएगी। इन महानुभावों की बातें सुनकर ऐसी घृणा होती है कि इनका मुंह न देखें। न कोई वैज्ञानिक निरूपण, न कोई राजनीतिक या आर्थिक बात, न कोई साहित्य की चर्चा। बस मैंने ये किया, साहब ने ये कहा, तो मैंने उत्तर दिया कि आपसे यथार्थ कहता हूँ कि कोई ईटा हुआ सौदा भी अपनी कपट लीलाओं की डींग यूं न मारेगा। खेद तो यह है कि इस रोग के पुराने विचार के बुढ़े ही ग्रसित नहीं, हमारी नव शिक्षित वर्ग उससे कहीं अधिक रोग से जर्जरित देख पड़ता है। माले मिल और स्पेंसर सभी स्वार्थ सिद्धांत के सामने दब जाते हैं। अजी यहाँ ऐसे ऐसे भद्र पुरुष पड़े हुए हैं जो खानसामों और अर्दलियों की पूजा किया करते हैं, केवल इसीलिए कि वह साहब से उनकी प्रशंसा किया करें। जिसे अधिकार मिल गया वह समझने लगता है अब मैं हाकिम हूँ, अब जनता में देश बंधुओं से मेरा कोई संबंध नहीं। अंग्रेज अधिकारियों के सम्मुख जाएं तो नम्रता, विनय और शील के पुजारी बन जाएंगे, मानो ईश्वर के दरबार में खड़े हैं। पर जब दौरे पर निकलेंगे तो प्रजा और जमींदारों पर ऐसा रौब जमाएंगे कि मानो उनके भाग्य के विधाता यही हैं। ज्वाला सिंह ने स्थिति को खूब बढ़ाकर दर्शाया, क्योंकि इस विषय में वह ज्ञान शंकर के विचारों से परिचित थे। उनका अभिप्राय केवल ये था कि इस समय दया शंकर के अभियोग की चर्चा न आने पाए। ज्ञान शंकर ने प्रसन्न होकर कहा, मैंने तो आपसे पहले ही दिन कहा था, किंतु आपको विश्वास नहीं आता था। अभी तो आपको केवल अपने सहवर्गियों की कपट नीति का अनुभव हुआ है। कुछ दिन और रहिए तो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की चालें देखकर आप दंग रह जाएंगे। ये सब आपको कठपुतली बनाकर नचाएंगे। बदनामी से बचने का इसके सिवाय और कोई उपाय नहीं कि उन्हें मुंह न लगाया जाए। आपका अहलमद इजाद हुसैन एक ही घाघ है, उससे होशियार रहिएगा। वह तरह तरह से आपको अपने पंजे में लाने की कोशिश करेगा। आज ही उसके मुंह से ऐसी बातें सुनी हैं जिससे विदित होता है कि वह आपको धोखा दे रहा है। उनसे आपसे कदाचित मेरी ओर से दया शंकर की सिफारिश की है। उसने आपसे कदाचित मेरी ओर से दया शंकर की सिफारिश की है। यद्यपि मुझे दया शंकर से उतनी ही सहानुभूति है जितनी भाई के साथ भाई की हो सकती है, तथापि मैं ऐसा धृष्ट नहीं हूँ कि मित्रता से अनुचित लाभ उठाकर न्याय का बाधक बनूं। मैं कुमार्ग के पक्ष कदापि नहीं ग्रहण करूँगा, चाहे मेरे पुत्र के ही संबंध में क्यों न हो। मैं मनुष्यत्व को भातृ प्रेम से उच्चतर समझता हूँ। मैं उन आदमियों में हूँ, यदि ऐसी दशा में आपको सहृदयता की ओर झुका हुआ देखें तो आपको उससे बाज रखूं। ज्वाला सिंह मनोविज्ञान के ज्ञाता थे, समझ गए ये महाशय समय अपने चाचा से बिगड़े हुए हैं। ये नीत परायणता उसी का बुखार है। द्वेष और वैमनस्य कहाँ तक छिपाया जा सकता है, इसका अनुभव उन्हें हो गया। उनकी दृष्टि में ज्ञान शंकर की जो प्रतिष्ठा थी वह लुप्त हो गई। भाई का अपने भाई की सिफारिश करना सर्वथा स्वाभाविक और मानव चरित्रानुकूल है। इसे वह बहुत बुरा नहीं समझते थे, किंतु भाई का अहित करने के लिए नैतिक सिद्धांतों का आश्रय लेना वह एक अमानुषिक व्यापार समझते थे। ऐसे दुष्प्रकृति मनुष्यों को जो आठों पहर न्याय और सत्य की हाँक लगाते फिरते हों, मरमाहत करने का ये अच्छा अवसर मिला। बोले, आपको भ्रम हुआ है। इजाद हुसैन ने मुझसे इस विषय में कोई बातचीत नहीं की और न ही इसकी ज़रूरत थी, क्योंकि मैं अपने फैसले में दया शंकर को पहले ही निरपराध लिख चुका हूँ और सबको ये भली भांति मालूम है कि मैं किसी की नहीं सुनता।
मैंने पक्षपात रहित होकर ये धारणा की है और मुझे आशा है कि आप ये सुनकर प्रसन्न होंगे। ज्ञान शंकर का मुंह पीला पड़ गया, मानो किसी ने उनके घर में आग लगने का समाचार कह दिया हो। हृदय में तीर सा चुभ गया, अवाक रह गए। ज्वाला सिंह गवाह कमजोर थे, मुकदमा बिल्कुल बनावटी था। ज्ञान शंकर ये सुनकर असीम आनंद हुआ कि आपको हजारों धन्यवाद चाचा साहब, तो सुनकर खुशी से वावले हो जाएंगे। ज्वाला सिंह इस चुप्पी से पीड़ित होकर बोले, ये कानून की बात है। ज्ञान शंकर, आप चाहें जो कुछ कहें, पर मैं तो इसे अनुग्रह ही समझूंगा। मित्रता कानून की सीमाओं को अज्ञात रूप से विस्तृत कर देती है। इसके सिवा आप लोगों को भी तो पुलिस का दबाव मानना पड़ता है। उनके द्रोही बनने से आप लोगों के मार्ग में कितनी बाधाएं पड़ती हैं, इसे भी तो विचारना पड़ता है। ज्वाला सिंह इस व्यंग से और भी तिलमिला उठे, गर्व से बोले, यहाँ जो कुछ करते हैं न्याय के बल पर करते हैं। पुलिस क्या ईश्वर के दबाव को भी नहीं मान सकते? आपकी इन बातों में कुछ वैमनस्य की गंध आती है। मुझे संदेह होता है कि दया शंकर का मुक्त होना आपको अच्छा नहीं लगा। ज्ञान शंकर ने उत्तेजित होकर कहा, यदि आपको ऐसा संदेह है तो ये कहने के लिए मुझे क्षमा कीजिए। इतने दिनों तक साथ रहने पर भी आप मुझसे सर्वथा अपरिचित हैं। मेरी प्रकृति कितनी ही दुर्बल हो, पर अभी इस अधोगति को नहीं पहुंची कि अपने भाई की ओर हाथ उठाए। मगर ये कहने में भी मुझे संकोच नहीं कि भ्रातृ स्नेह की अपेक्षा मेरी दृष्टि में राष्ट्रहित का महत्व कहीं अधिक है, और जब इन दोनों में विरोध होगा तो मैं राष्ट्रहित की ओर झुकूंगा। यदि आप इसे वैमनस्य या ईर्ष्या समझें तो ये आपकी सज्जनता है। मेरी नीति शिक्षा ने मुझे यही सिखाया है, और यथासाध्य उसका पालन करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। जब एक व्यक्ति विशेष से जनता का अपकार होता तो हमारा धर्म है कि उस व्यक्ति का तिरस्कार करें, उसे सीधे मार्ग पर लाएं, चाहे वह कितना ही आत्मीय हो। संसार के इतिहास में ऐसे उदाहरण अप्राप्य नहीं हैं जहाँ राष्ट्रीय कर्तव्य ने कुल हित पर विजय पाई है। ऐसी दशा में जब आप मुझ पर दुराग्रह का दोषारोपण करते हैं तो मैं इसके सिवा और क्या कह सकता हूँ। आपकी नीति शिक्षा और इथिक्स ने आपको कुछ भी लाभ नहीं पहुँचाया। ये कहकर ज्ञान शंकर बाहर निकल आए। जिस मनोरथ से वह इतने सवेरे यहाँ आए थे, उसके यूँ विफल हो जाने से उनका चित्त बहुत खिन्न हो रहा था। हाँ, ये अवश्य था कि मैंने इन महाशय के दांत खट्टे कर दिए। अब ये फिर मुझसे ऐसी बातें करने का साहस नहीं कर सकेंगे। ज्वाला सिंह ने भी उन्हें रोकने की चेष्टा नहीं की। वह सोच रहे थे इस मनुष्य में बुद्धिबल और दुर्जनता का ऐसा विलक्षण समावेश हो गया। वे सोच रहे थे कि इस मनुष्य में बुद्धिबल और दुर्जनता का कैसा विलक्षण समावेश हो गया। चातुरी कपट के साथ मिलकर दो आदशा शराब बन जाती है। इस फटकार से कुछ तो आंखें खुली होंगी, समझ गए होंगे कि कूटनीति के परखने वाले संसार में लोप नहीं हो गए। ज्ञान शंकर यहाँ से चले तो उनकी दशा उस जुआरी की सी थी जो जुए में हार गया हो और सोचता हो कौन सी वस्तु पर दोष लगाऊं, मेरी जीत हो जाए। उनका चित्त उद्विग्न हो जा रहा था। ज्वाला सिंह को यद्यपि उन्होंने तुर्की बतुर्की जवाब दिया, फिर भी उन्हें प्रतीत होता था कि मैं कोई गहरी चोट न कर सका। अब ऐसी कितनी बातें याद आ रही थी जिनसे ज्वाला सिंह के हृदय पर आघात किया जा सकता था, और कुछ नहीं तो रिश्वत का ही दोष लगा देता। खैर, कभी देखा जाएगा। अब उन्हें राष्ट्र प्रेम के मनुष्यत्व का वह उच्चादर्शक भी हास्यास्पद सा जान पड़ता था, जिसके आधार पर उन्होंने ज्वाला सिंह को लज्जित करना चाहा था। वह ज्यों ज्यों सारी स्थिति का निरूपण करते थे, उन्हें ज्वाला सिंह का व्यवहार सर्वथा असंगत जान पड़ता था। मान लिया कि उन पर मेरी ईर्ष्या का रहस्य खुल गया तो सहृदयता और शालीनता इसमें थी। वह मुझ पर सहानुभूति प्रकट करते, मेरे आंसू पोंछते। ईर्ष्या भी मानव स्वभाव का एक अंग है, चाहे वह कितना ही अवेलनीय क्यों न हो। यदि कोई मनुष्य इसके लिए मेरा अपमान करे तो उसका कारण उसकी आत्मिक पवित्रता नहीं वरन मिथ्या अभिमान है। ज्वाला सिंह कोई ऋषि नहीं, देवता नहीं, और न यह संभव है कि ईर्ष्या वेग से कभी उनका हृदय प्रभावित ना हुआ हो। उनकी ये गर्वपूर्ण नीतिज्ञता और धर्मपरायणता स्वयं इस ईर्ष्या का फल है।
जो उनके हृदय में अपनी मानसिक लघुता के ज्ञान से प्रज्वलित हुई है। ये सोचते हुए वह घर पहुँचे तो अपने दोनों छोटे चचेरे भाइयों को अपने कमरे में किताब उलटते पलटते देखा। यद्यपि ये कोई असाधारण बात न थी, पर ज्ञान शंकर इस समय मानसिक अशांति सी पीड़ा झेल रहे थे। जल गए और दोनों लड़कों को डांट कर भगा दिया। इन लोगों ने अवश्य मुझे छेड़ने के लिए इन शैतानों को यहाँ भेज दिया। नीचे इतना बड़ा दीवान खाना है, 2 कमरे हैं, क्या उनके लिए इतना काफ़ी नहीं है? मेरे पास एक छोटे से कमरे को भी नहीं देख सकते, इस पर भी इन्हीं के दांत हैं। मुझे घर से निकलने की ठानी है क्या? मुझे घर से निकालने की ठानी है क्या? इस मामले को अभी ना साफ कर लेना चाहिए। ये कदापि नहीं हो सकता। मुझे लोग दबाते जाएं और मैं कुछ ना करूं। मन में ये निश्चय करके उन्होंने तत्क्षण अपने चाचा के नाम पत्र लिखा। मान्यवर, ये बात मेरे लिए असह्य है कि आपके सुपुत्र मेरी अनुपस्थिति में मेरे कमरे में आकर ऊधम मचाएं और मेरी वस्तुओं का सर्वनाश करें। मैं चाहता हूँ आज घर का बंटवारा हो जाए। लड़कों को ताकीद कर दी जाए कि वह भूल कर भी मेरे मकान में पदक्षेप ना करें, अन्यथा मैं उनकी ताड़ना करूं तो आपको या चाची को मुझसे शिकायत करने का कोई अधिकार नहीं रहेगा। इसका ध्यान रखिएगा। मुझे जो भाग मिले वह गृहस्थ आवश्यकताओं के अनुकूल हो। सबसे बड़ी बात यह है कि वह पृथक हो, जिससे मैं उसको अपना सकूं। आते जाते उठते बैठते आग्नेय नेत्रों और व्यंग सरों का लक्ष्य न बनूं। ये पत्र कहार को देकर वह उत्तर का इंतजार करने लगे। सोच रहे थे, देखें बुढ़ा अब क्या चाल चल रहा है। एक क्षण में कहार ने उसका जवाब लाकर उनके हाथों में रख दिया। बेटा, मेरे लड़के तुम्हारे लड़के हैं, उन्हें दंड देने का तुमको पूरा अधिकार है। इसकी शिकायत मुझे कभी नहीं हुई, ना होगी, बल्कि तुम्हारा मुझ पर अनुग्रह होगा यदि कभी कभी इनकी खबर लेते रहो। घर का बंटवारा उसे मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। घर तुम्हारा है, मैं भी तुम्हारा हूँ। जो टुकड़ा चाहो दे दो, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। ये ध्यान रखना, मैं बाहर बैठने का आदी हूँ, इसलिए दीवान खाने के बरामदे में मेरे लिए एक चौकी की जगह अवश्य देना। बस यही मेरी हार्दिक अभिलाषा थी कि मेरे जीवन काल में ये विच्छेद ना होता, पर तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम इसी में प्रसन्न रहो, तो मैं क्या कर सकता हूँ। ज्ञान शंकर ने पुर्जे को जेब में रख लिया। मुस्कराए, बुढ़ा कैसा घाघ है। इन्हीं नम्रताओं से उसने पिताजी को उल्लू बना लिया। मुझसे भी वही चाल चल रहा है। घर में ऐसा गौखा नहीं है, समझे, पर मैं ऐसा गौखा नहीं हूँ। समझे होंगे कि मैं जरा दब जाऊँ तो आप ही दब जाएगा। यहाँ ऐसी विषम शालीनता का पाठ नहीं पढ़ा। विवश होकर दबना तो समझ में आता है, पर किसी के खातिर से दबना, केवल समय के हाथ की कठपुतली बनना, ये निरी भावुकता है। ज्ञान शंकर बैठकर सोचने लगे, कैसे समस्या की पूर्ति करूं। केवल ये एक कमरा नीचे के दीवान खाने और उसके बगल के दोनों कमरों की क्षमता नहीं कर सकता। ऊपर के 2 कमरों पर दया शंकर का अधिकार है। उन पर ऊपर 3 कमरे मेरे, नीचे के 3 कमरे उनके। यहाँ तो बड़ी सुगमता से विभाग हो गया, किंतु जनाने घर में ये पार्थक्य इतना सुलभ नहीं है। पद की कम से कम 2 दीवारें खींचनी पड़ेंगी। पूर्व की ओर निकास के लिए एक द्वार खोलना पड़ेगा और इसमें झंझट है। म्यूनिसपैलिटी महीनों का अलसेट लगा देती है। क्या हर्ज है यदि मैं दीवान खाने के नीचे ऊपर के दोनों भागों में संतोष कर लूं। जनाना मकान इससे बड़ा अवश्य है, पर न जाने कब का बना हुआ है। थोड़े ही दिनों में उसे फिर बनवाना पड़ेगा। दीवारें अभी से गिरने लगी हैं। नित्य मरम्मत होती रहती है, छत टपकती है। बस मेरे लिए दीवान खाना ही अच्छा है। चाचा साहब का इसमें गुजर नहीं हो सकता। उन्हें विवश होकर जनाना मकान लेना पड़ेगा। ये बात मुझे खूब सूझी। अपना अर्थ भी सिद्ध हो जाएगा और उदारता का श्रेय भी हाथ रहेगा। मन में ये निश्चय करके वह स्त्रियों से परामर्श करने के लिए अंदर गए। ये सभ्यता के अनुसार स्त्रियों की सम्मति अवश्य लेते थे, पर बीटों का अधिकार अपने हाथ में रखते और प्रत्येक अवसर पर उसका उपयोग करने के कारण वह अबाध्य सम्मति का गला घोंट देते थे। अंदर गए तो उन्हें बड़ा करुणाजनक दृश्य दिखाई दिया। दया शंकर कचहरी जा रहे थे। बड़ी बहू आंखों में आंसू भरे उनको विदा कर रही थी। दोनों बहनें उनके पैरों से लिपट कर रो रही थीं। उनकी पत्नी अपने कमरे के द्वार पर घूंघट निकाले उदास खड़ी थी। संकोच बस पति के पास ना आ सकती थी।
श्रद्धा भी खड़ी रो रही थी। आज अभियोग का फैसला सुनाए जाने वाला था। मालूम नहीं क्या होगा। घर लौटकर आना बदा है या फिर मुंह देखना नसीब न होगा। दयाशंकर अत्यंत कातर देख पड़ते थे। ज्ञान शंकर को देखते ही उनके नेत्र सजल हो गए। निकट आकर बोले, भैया आज मेरा हृदय शंका से काँप रहा है। ऐसा जान पड़ता है आप लोगों के अब दर्शन नहीं होंगे। मेरे अपराधों को क्षमा कीजिएगा। कौन जाने फिर भेंट हो या ना हो। अब इसका क्या आसरा। ये घर अब आपको सुपुर्द है, आपके सुपुर्द है। ज्ञान शंकर उनकी ये बातें सुनकर पिघल गए। अपने हृदय की संकीर्णता क्षुद्रता पर ग्लानि उत्पन्न हुई। तस्कीन देते हुए बोले, ऐसी बातें मुँह से ना निकालो, तुम्हारा बाल भी बांका ना होगा। ज्वाला सिंह कितने ही निर्दयी बने पर मेरे एहसानों को नहीं भूल सकते। और सच्ची बात तो ये है कि मैं अभी तुम्हारे ही संबंध में उनसे बातें करके आ रहा हूँ। तुम अवश्य ही बरी हो जाओगे। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में मुझे इसका विश्वास दिलाया है। चलता तो मैं भी तुम्हारे साथ, किंतु मेरे जाने से काम बिगड़ जाएगा। दयाशंकर ने अविश्वासपूर्ण कृतज्ञता के भाव से उनकी ओर देखकर कहा, हाकिमों की बात का क्या भरोसा। ज्ञान शंकर, ज्वाला सिंह उन हाकिमों में नहीं है। दयाशंकर, ये ना कहिए, बड़ा बेमुरब्बत आदमी है। ज्ञान शंकर ने उनके हृदयस्थ अविश्वास को तोड़कर कहा, यही हृदय की निर्बलता हमारे अपराधों का ईश्वरीय दंड है, नहीं तो तुम्हें इतना अविश्वास ना होता। ज्ञान शंकर लज्जित होकर वहाँ से चले गए। ज्ञान शंकर ने भी उनसे और कुछ ना कहा। उन्होंने हारी हुई बाजी को जीतना चाहा था पर सफल न हुए। वह इस बात पर मन में झुंझलाए कि ये लोग मुझे उच्च भावों के योग्य नहीं समझते। मैं इनकी दृष्टि में विषैला सर्प हूँ। जब मुझ पर अविश्वास हो तो फिर जो कुछ करना है वह खुल्लम खुल्ला क्यों ना करूँ। आत्मीयता का स्वांग भरना व्यर्थ है। इन भावों से ये लोग अब हत्थे चढ़ने वाले नहीं। सद्भावों का अंकुर जो एक क्षण के लिए उनके हृदय में विकसित हुआ था, इन दुष्कामनाओं से झुलस गया। वह विद्या के पास गए। उसने पूछा, आज सवेरे कहाँ गए थे। ज्ञान शंकर, जरा ज्वाला सिंह से मिलने गया था। विद्या, तुम्हारी ये बातें मुझे अच्छी नहीं लगती। ज्ञान, कौन सी बातें। विद्या, यही अपने घर के लोगों की हाकिमों से शिकायत करना। भाइयों में खटपट सभी जगह होती है, मगर कोई इस तरह भाई की जड़ नहीं काटता। ज्ञान शंकर ने ओठ चबाकर कहा, तुमने मुझे इतना कमीना, इतना कपटी समझ लिया। विद्या दृढ़ता से बोली, अच्छा मेरी कसम खाओ कि तुम इसीलिए ज्वाला सिंह के पास नहीं गए। ज्ञान शंकर ने कठोर स्वर में कहा, मैं तुम्हारे सामने अपनी सफाई देना आवश्यक नहीं समझता। यह कहकर ज्ञान शंकर चारपाई पर बैठ गए। विद्या ने पते की बात कह दी थी। इसने उन्हें भ्रमित कर दिया था। उन्हें इस समय विदित हुआ कि सारे घर के लोग, यहाँ तक कि मेरी स्त्री भी, मुझे कितना नीच समझती है। विद्या ने फिर कहा, अरे तो यहाँ कोई दूसरे थोड़े ही बैठा है जो सुन लेगा। ज्ञान शंकर, चुप भी रहो। तुम्हारी ऐसी बातों से बदन में आग लग जाती है। मालूम नहीं तुम्हें कब बात करने की तमीज आएगी। क्या हुआ, अब भोजन न मिलेगा क्या। दोपहर तो होने को आई। विद्या, आज तो भोजन बना ही नहीं। तुम्ही ने घर बांटने के लिए चाचा जी को कोई चिट्ठी लिखी थी, तब से वे बैठे हुए रो रहे हैं। ज्ञान, उनका रोने का जी चाहता है तो रोएं, हम लोगों को भूखों क्यों मार रहे हैं। विद्या ने पति को तिरस्कार की दृष्टि से देखकर कहा, घर में जब ऐसा रार मचा हो तो खाने पीने की इच्छा किसे होती है। चाचा जी को इस दशा में देखकर किसके घट के नीचे अन्न जाएगा। एक तो लड़के पर विपत्ति, दूसरे घर में ये द्वेष। जब से तुम्हारी चिट्ठी पाई है सिर नहीं उठाया। तुम्हें अलग होने की ये धुन क्यों समाई। ज्ञान, इसीलिए कि जो थोड़ी बहुत जायदाद बच रही है वह भी इस भाड़ में न जल जाए, वह भी इस भाड़ में जल न जाए। केवल घर में 6,000 सालाना की जायदाद थी, अब मुश्किल से 2,000 की रह गई। इन दोनों ने सब खा पी कर बराबर कर दिया। विद्या, तो ये सब लोग पराए तो नहीं हैं। ज्ञान, तुम जब ऐसी बड़ी बड़ी बातें करने लगती हो तो मालूम होता है धन्ना सेठ की बेटी हो। तुम्हारे बाप के पास तो लाखों की संपत्ति है, क्यों नहीं इसमें से थोड़ी सी हमें दे देते। मैं तो कभी बात नहीं पूछते। तुम्हारे पैरों तले गंगा बहती हैं। विद्या, पुरुषार्थी लोग दूसरों की संपत्ति पर मुंह नहीं फैलाते, अपने बाहुबल पर भरोसा रखते हैं। ज्ञान, लजाती तो नहीं हो, ऊपर से बढ़ चढ़कर बातें करती हो। ये क्यों नहीं कहती कि घर की जायदाद प्राणों से भी प्रिय होती है और उसकी रक्षा प्राणों से भी अधिक की जाती है। नहीं तो 2.5 लाख सालाना जिसके घर में आता हो उसके लिए बेटी दामाद पर
2000 खर्च कर देना कौन सी बड़ी बात है। लाला साहब तो पैसों को यूं दांत से पकड़ते हैं और तुम इतनी उदार बनती हो मानो जायदाद का कोई मूल्य नहीं। इतने में श्रद्धा आ गई। ज्ञान शंकर घर के बंटवारे के विषय में उससे बातें करने लगे। लाला प्रभा शंकर का क्रोध ज्यों ही शांत हुआ, वह अपने कटु वाक्यों पर बहुत लज्जित हुए। बड़ी बहू की तीखी बातें ज्यों ज्यों उन्हें याद आती थी, ग्लानि और बढ़ती जाती थी। जिस भाई के प्रेम और अनुराग में उनका हृदय परिपूर्ण था, जिसके मृत्यु शोक का घाव अभी नहीं भरने पाया था, जिसका स्मरण आते ही आंखों से अश्रुधारा बहने लगती थी, उसके प्राणाधार पुत्र के साथ उन्हें अपना ये बर्ताव बड़ी कृतज्ञता का मालूम होता था। रात को उन्होंने कुछ न खाया, सिर्फ पीड़ा का बहाना करके लेट रहे। कमरे में धुंधला प्रकाश था। उन्हें ऐसा जान पड़ा मानो लाल जटाशंकर द्वार पर खड़े उनकी ओर तिरस्कार की दृष्टि से देख रहे हैं। वह घबराकर उठ बैठे, सांस बेग से चलने लगी। बड़ी प्रबल इच्छा हुई कि इसी दम चलकर ज्ञान शंकर से क्षमा मांगे, किंतु रात ज़्यादा हो गई थी। बेचारे एक ठंडी सांस लेकर फिर लेट रहे। जिस भाई ने जिंदगी भर में मेरी ओर कड़ी निगाह से कभी नहीं देखा, उसकी आत्मा को मेरे कारण ऐसा विवाद हो। मैं कितना अत्याचारी, कितना संकीर्ण हृदय, कितना कुटिल प्रकृति हूँ। प्रातःकाल उन्होंने बड़ी बहू से कहा, राम ज्ञानू ने कुछ खाया या नहीं। बड़ी बहू, रात चूल्हा ही नहीं जला, किसी ने कुछ नहीं खाया। प्रभाशंकर, तुम लोग खाओ या ना खाओ, लेकिन उसे क्यों भूखा मारती हो। भला ज्ञानू अपने मन में क्या कहता होगा, मुझे कितना नीच समझ रहा होगा। बड़ी बहू, नहीं तो अब तक मानो वह तुम्हें देवता समझता था। तुम्हारी आंखों पर पर्दा पड़ा होगा, इसीलिए मैं इस छोकरे का रुख साल भर से देख रही हूँ। अचरज यही है कि वह अब तक कैसे चुप रहा। आखिर वह क्या समझकर अलग हो रहा है। यही ना कि हम लोग पराए हैं। उसे उसकी लेस मात्र भी परवाह नहीं। इन लोगों का निर्वाह कैसे होगा। उसे तो बस रुपए की हाय हाय पड़ी है। चाहे चचा, भाई, भतीजे जिए मरे, ऐसे आदमी का मुंह देखना पाप है। प्रभाशंकर, फिर वही बात मुंह से निकालती हो। अगर वह अपना आधा हिस्सा मांगता है तो क्या बुरा करता है। यही तो संसार की प्रथा हो रही है। बड़ी बहू, तुम्हारी तो बुद्धि मारी गई। कहाँ तक कोई समझाए, जैसे कोई सूझता ही नहीं। हमारे लड़के की जान पर बनी हुई है। घर विध्वंस हुआ जाता है, दाना पानी हराम हो रहा है। वहाँ आधी रात तक हारमोनियम बजता है। मैं तो उसे काला नाग समझती हूँ, इसके विष का उतार नहीं। यदि कोई हमारे गले पर छुरा भी चला दे तो उसकी आंखों में आंसू ना आए। तुम यहाँ बैठे पछता रहे हो, वह टोले मोहल्ले में घूम घूम कर तुम्हें बदनाम कर रहा है। सब तुम्ही को बुरा कह रहे हैं। प्रभा, ये सब तुम्हारी मिथ्या कल्पना है। उसका हृदय इतना क्षुद्र नहीं है। तो ये था आज का भाग। आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगता हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और कमेंट करिए तथा अपने मित्रों में शेयर भी करिएगा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारत।